हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है वह नीट के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और इसमें हमने प्रीवियस ईयर जो भी आदिकाल से जुड़े क्वेश्चंस हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे उनको हम देखेंगे। इस क्रम में ये जो मैं सवालों का संग्रह किया हूँ, ये जो दृष्टि आईएएस का जो गाइड है जो कि नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइड है, उससे ही मैंने उठाया है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। संयम से आप 10-15 मिनट देखिए, आपको खुद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भला हुआ जुमारिया बहिणी महारा कंतु लजेउतु बयंस्यः जय भगा घरु एंतु का तात्पर्य है। तो ये जो पहला है तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस कह रहा है पहला, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, कंत का मतलब पति। दूसरा बी, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो मारे जाना लायक भी नहीं था। सी कह रहा है उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। डी कह रहा है हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो ये जो डी है ना वो सही है और ए सही है। ठीक है, तो ए और डी जिस ऑप्शन में होगा वो दोनों सही होगा। तो देखते हैं, यानी कि जो पहला है ए में है, ए और डी दोनों सही है। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह पंक्ति जो है ना हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, ये एक आदिकालीन लेखक हैं, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। और हेमचंद्र को प्रकृत का पाणिनि कहते हैं। प्रकृत का पाणिनि इनको कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, उससे जुड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं थोड़ा सा, और एक एक दो दो जो ऐसे पंक्ति हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक है जेई जेई पिंडे, जेई जेई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जेई जेई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, सोई ब्रह्मांडे, ये जो पंक्ति है ब्रह्मांडे, ये जो पंक्ति है यहाँ पे ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की है, ये पूछा जाता है। और फिर आ जाएगा देसिल बैना सब जन मीठा। ठीक है, औहट के बारे में कहते हैं तो वो भी है, वो विद्यापति की पंक्ति है, उसको भी याद रखिए। एक और पंक्ति है जो कि लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मेरी आवाज़ को ज़रा सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि मेरा एक ये भी उद्देश्य रहेगा कि जो एक क्वेश्चन है ना उससे जुड़े 3-4 फैक्ट्स को देखते चलेंगे ताकि वो याद होते जाएगा। आप इसका एक नोट्स बनाते चलिए। इसमें दूसरा है एक और जो पंक्ति है वो, पंडित सअल मत बखाड़ई देयहि बुध बसंत न जाड़ई। ये सरप्पा की पंक्ति है। ठीक है, तो ये एक एक दो दो चीज़ें हम इस तरह की पंक्तियाँ जो है ना वो देखते चलेंगे ताकि ये अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा यहाँ पे हम हेमचंद्र के बारे में और जान जाते हैं। हेमचंद्र के बारे में मैंने आपको बोला कि इन्हें प्रकृत की पाणिनि कहते हैं। तो हेमचंद्र जो है ना इनको हम प्रकृत का पाणिनि कहते हैं, प्रकृत का पाणिनि कहते हैं, प्रकृत का पाणिनि कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इससे पहले एक और है ना कि ये सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य में इनका नाम आता है, हेमचंद्र का नाम आता है। इनकी रचना देख लीजिए। प्रमुख रचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो शब्दानुशासन, और जो शब्दानुशासन है ना ये व्याकरण की पुस्तक है। शब्दानुशासन ये हेमचंद्र की प्रमुख पुस्तकों में से एक है। योग शास्त्र, छंद शास्त्र, ये सब क्या है इनके पुस्तकों के नाम हैं। योग शास्त्र, छंद शास्त्र। ठीक है, उसके बाद से एक और पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 12 बरस ल कुकुर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ना ये परमाल रासों से ली गई हैं, परमाल रासों से ली गई हैं। और इसकी जो लेखक है ना परमाल रासों के, वो जगनिक है। ठीक है, तो ये सब कुछ आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था। तो अगर हम दूसरा की बात कर लेते हैं
तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रेवा तट पर मृगया के लिए। मृगया का अर्थ मतलब शिकार के लिए, मृग का शिकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को प्रेरित किया गया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। फिर हम देख लेते हैं तीसरा, और तीसरा जो है वो देख लीजिए, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो ये जो है ना अरहर को कहा जाता है। और ये जो पहेली है ना, ये पहेली अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि अमीर खुसरो जो है अपने पहेलियों के लिए बहुत चर्चित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अमीर खुसरो का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्योंकि इनसे सवाल अक्सर एग्जाम में बनते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था ना पटियाली में हुआ था, पटियाली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ और इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, अगर इनको सबसे पहले कहा जाता है हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि इनको कहा जाता है। उसके बाद से है इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है, तोता ए हिंद। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कव्वाली के जनक माना जाता है, जो कव्वाली गाते हैं ना, कव्वाली का जनक माना जाता है। जो सितारा हम लोग बजाते हैं, सितारा नहीं, सितार के भी जनक माने जाते हैं। ठीक है, सितार के जनक। और उसके बाद से थोड़ा और इनसे जुड़ी चीज़ें हैं जो इनकी प्रमुख रचनाओं में देख लेते हैं। तो मुकरियाँ, खालिक बारी, गज़ल के भी रचनाकार हैं ये। खालिक बारी, गज़ल, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो कि चर्चा में है। और इनके गुरु का नाम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु का नाम अगर बात कर लेते हैं तो निज़ामुद्दीन औलिया था, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। एक बात और है, इनकी एक और है, गोरी सेवत सेज पर मुँह पर डारे केस, चल घर गुरु आप नो, ऐसा करके एक इनकी प्रमुख लाइन है, बहुत अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहे अमीर खुसरो से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला चौथा हमारा क्वेश्चन है। मैं देखिए इसी तरह से उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताते चलूँगा ताकि वो रिकॉल होती रहें। चौथा क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है, यानी विद्यापति के पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला कह रहा है राजनीतिक द्वंद्व, दूसरा कह रहा है वयः संधि, तीसरा कह रहा है पुरुष परीक्षा, और चौथा कह रहा है अनमेल विवाह। तो अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो बी है वयः संधि और जो डी है अनमेल विवाह, ये इनके प्रमुख विषय रहे हैं जिसपे कि उन्होंने अधिकतर रचनाएं उस समय की थी। तो ऑप्शन बी और डी यानी कि सी, यानी कि विद्यापति जो है उनका जो है सी सही होगा। ये ऑप्शन आप सी यहाँ से देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा विद्यापति से खेल लेते हैं, क्योंकि विद्यापति से सवाल बनते हैं। अब इस क्रम में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि विद्यापति जो है, विद्यापति का जन्म जो हुआ था वो 1360 में हुआ था। ठीक है, इनकी टोटल जो है ना वो 14 ग्रंथ हैं, इनके 14 ग्रंथ पाए जाते हैं। अच्छा, एक और बात है, इनके ग्रंथ जो है ना वो 3 भाषाओं में हैं, इनके ग्रंथ टोटल 3 भाषाओं में हैं। अब इसको थोड़ा सा हम अलग अलग कर देते हैं। अब 3 भाषाओं में कौन आ जाता है? एक आ जाएगा संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, संस्कृत में रचनाएं हैं, एक इनकी अवहट में रचनाएं हैं, और एक इनकी कितनी में रचनाएं हैं, और एक इनकी रचना जो है मैथिली में है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन इन्होंने क्या क्या रचनाएं किए थे। अगर हम बात कर लेते हैं तो संस्कृत में इनकी रचनाएं क्या है? संस्कृत में रचना है गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, वाक्यावली। ठीक है, उसके बाद से और हम बात कर लेते हैं पुरुष परीक्षा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष परीक्षा आप याद रखिए, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। संस्कृत में रचनाएं हैं, एक और ले लीजिए भू परिक्रमा, ये इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं अवहट की। तो अवहट में इनकी रचना जो है वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो किस में रचनाएं हैं? अवहट में रचनाएं हैं, कीर्ति पताका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैथिली में। तो मैथिली में इनकी जो रचनाएं हैं वो पदावली है। पदावली में भगवान शंकर और माता दुर्गा इत्यादि की स्तुतियों का वर्णन किया गया है। तो ये विद्यापति हैं, इनके प्रमुख 14 ग्रंथ हैं। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर ली है। ठीक है, अब हम अगला बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन अब हम यहाँ से देख लेते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाँ 5वां नंबर आप यहाँ से देख लीजिए।
कह रहा पौन चलत वह देह वह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर है। तो सबसे पहले अगर आदिकालीन में जितने भी पहेली, मुकरी, गजल, सुखने, दो गजल इत्यादि चीज़ें आएंगी ना, तो उसके राइटर हमारे अमीर खुसरो होंगे, तोतिया ए हिंद होंगे। अब इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये भी तो उन्हीं का है, लेकिन आखिर इस पहेली का अर्थ क्या हुआ ये हमको जानना है, और यही पूछ भी रहा है। तो इसका स्त्री होता है, यानी स्त्री को ही अमीर खुसरो ऐसी बातें कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, और अमीर खुसरो के डाटा के बारे में हमने पिछले सवाल में बात कर ही लिया था। अब हमारा छठा सवाल जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। छठा सवाल जो है, रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है। आप यहाँ से देखेंगे थोड़ी सी ट्रेन जा रही है, मैं बंद कर दूँ नहीं तो ये आवाज़ आ जाएगी। जो छठा है, तो छठा में ऑप्शंस देख लेते हैं। रेवा तट यहाँ से देख लिए, ऑप्शंस देखिए। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिक के देकर गौरी को बंदीगिरी से मुक्त कराया। ऑप्शन बी जो है, खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया। ऑप्शन सी जो है, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर वापस भेज दिया। उसके बाद से डी जो है, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो अगर इसके ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी सही है, खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर के पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त कर दिया। छठा का बी। अगला है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन में मैं नीचे देखा ही नहीं कि विकल्प भी है, वही तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पृथ्वीराज चौहान दबाव में क्यों आएगा। चीज़ों को नहीं पढ़ने के कारण यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये छोड़िए, अभी ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद से ऑप्शन अगर हम बी देखते हैं ना यहाँ पे, तो ए और सी, तो ये क्या है, गजनी नरेश ने अमीरों के दंड और स्वरूप हाथी घोड़े और मणि के देकर गौरी को बंदीगिरी से मुक्त कराया। सही बात है, बदले में उन्होंने धन दिया और सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज चौहान ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर वापस भेज दिया। तो सही बात है, पृथ्वीराज चौहान को जब अगर किसी को छुड़ाने के लिए कोई मणिक या हीरा रत्न जवाहरात देगा तो कोई ससम्मान क्यों नहीं छोड़ेगा। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही है। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा सा विचार करना पड़ता है और उसके सही आंसर ऑटोमेटिक निकल आ पाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद वरदाई ने कवित संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते, कवित संज्ञा के छंद हैं। तो ये जो है कौन सा छंद है जो कि अधिकतर आपको रेवा तट में देखने को मिलता है। तो 7वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, छप्पय, यानी कि छप्पय में वो लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम फिर बात कर लेते हैं आगे के जो क्वेश्चन है उनको, और यहाँ से हमारा आदिकाल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस अभ्यास के लिए जो दिए गए हैं वो शुरू होता है। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कीर्तिलता जो है ना किस भाषा की रचना है। तो आपको उसमें बहुत पहले ही मैंने लिखा था, कीर्तिलता जो है अवहट की रचना है जो कि विद्यापति के द्वारा रचा गया है। और विद्यापति के बारे में मैंने पहले बताया रखा है, इनके 14 ग्रंथ प्रमुख हैं और ये बिहार के दरभंगा के आसपास के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 2, आदिकाल के किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है। तो अवहट भाषा में दूसरी रचना करने वाले प्रमुख कवि जो है अब्दुल रहमान है, जिनकी रचना जो है संदेश रासक है। संदेश रासक, इसमें एक बिरहनी की कथा का वर्णन है। ठीक है, संदेश रासक, और ये इन्होंने अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा में लिखा है। तीसरा ऑप्शन है, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है। तो अल्लाह जो है राजा परमार्दिदेव के दरबार में 2 वो थे, सेनापति थे, जिनका एक का नाम था अल्लाह और एक का नाम था उदल। ये 2 लोग जो थे उन्हीं की वीर कथाओं का वर्णन है। वो अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है। तो अल्लाह जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और मैं बताया कि अल्लाह जो है ना परमाल रासो से लिया गया है, और परमाल रासो के राइटर कौन है, परमाल रासो के जगनिक, परमाल रासो, ये सब आदिकालीन प्रमुख रासो काव्य हैं। इनके राइटर्स का नाम आपको मालूम होना चाहिए। परमाल रासो के लेखक कौन है, जगनिक है। दूसरा चीज़ कि जगनिक के साथ साथ राजा परमार्दिदेव जो थे ना, परमार्दिदेव, इन्हीं के दरबारी सेनापति थे वो दोनों, आल्हा और उदल। उन्हीं की वीरतापूर्ण कथाएं जो हैं वो परमाल रासो में वर्णित हैं। फिर हम बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन, इन रचनाओं के रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए।
आप चौथा यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन रचनाओं को सुमेलित करना है। इससे पहले हम थोड़ा सा सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत से, चूँकि लगभग 12 ग्रंथ हैं, आदिकालीन प्रमुख ग्रंथ, जिसके आधार पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो आदिकाल को वीरगाथा काल की नाम भी देते हैं। तो उसमें ऐसे रासों का भी है कि संख्या जो है ना अधिक है। तो इनमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसके लेखक कौन है। देखिए, तो सबसे पहले अगर खुमार रासो की बात आती है तो खुमार रासो के लेखक का नाम हो जाएगा दलपत विजय। ठीक है, खुमान किसको होगा? खुमार किसको होगा? जो दल में होगा, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। तो दलपत विजय किसके लेखक हैं? खुमार का। ठीक है, परमाल रासो के जगनिक हैं। ठीक है, जगनिक हैं। अब आता है बीसल देव रासो, नरपति नाला है इसके, नरपति नाला इसके लेखक हैं। अब आता है पृथ्वीराज रासो, तो इसके हैं चंदवरदाई। तो ये तो सबको पता है कि चंदवरदाई जो है किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो के हैं। तो अब देख सकते हैं दलपत विजय किस ऑप्शन में है? तो ए का 3। ठीक है, तो ए का 3 देखते हैं। तो ए का 3 किस किस ऑप्शन में है? तो ए का 3 पहले में ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम चौथा का बात कर लेते हैं तो चौथा का ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बी का 5 तो देख लेते हैं परमाल रासो। परमाल रासो को हमने जगनिक लिखा है, जगनिक यहाँ 5वां पे है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप कोरिलेट कर सकते हैं और वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट और अदर जो है ना उसको भी मैं लिख दूँ। तो इसमें पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई हो गया, खुमान रासो हो ही गया। अब एक और है विजय पाल रासो। ठीक है, तो विजय पाल रासो जो है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, पतला कर लूँ पेन को। तो अब आता है विजय पाल रासो। ठीक है, तो जो विजय पाल रासो है इसके लेखक का नाम जो है नल सिंह भाट है। विजय पाल रासो, नल सिंह भाट। ठीक है, ऐसे करके जो आदिकालीन ग्रंथ है ना सबका हम देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये नहीं दूसरा पूछ ले। उसके बाद जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश जो है, जयचंद प्रकाश के लेखक भट्ट केदार हैं। भट्ट केदार हैं इसके लेखक। अब हम अगला बात कर लेते हैं जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका, तो इसका है मधुकर कवि जयमयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, और इसके लेखक हैं मधुकर कवि, सॉरी मधुकर कवि, मधुकर नहीं मधुकर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला है रणमल छंद श्रीधर, रणमल छंद, इसको आप नोट कर लेंगे या आपके पास जो भी पुस्तकें होंगी उससे एक बार इसको अपनी इंपॉर्टेंट नोट्स में नोट कर लेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसके राइटर कौन है? श्रीधर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आदिकालीन प्रमुख ग्रंथ हुए जिनको कभी ना इधर उधर करके आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। फिर अगला 5वां क्वेश्चन हमारा है, 5वां क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो 5वां का जो ऑप्शन बी है, विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। आदिकाल का अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो जो रचनाकारों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनमें जो बौद्ध सिद्ध है ना, या सिद्धो बौद्धों कि इनकी भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। अब देखिए ना, इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इनसे जुड़ी फैक्ट को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नाथों की संख्या रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी है? तो नाथों की संख्या मानी है 9। ठीक है, नाथों की संख्या कौन मानी है? 9 माना है। अगला फिर आता है सिद्धों की संख्या। तो सिद्धों की संख्या कितने माना गया है? 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सिद्ध लोग थे ना, वे अपने देश के पूर्वी भाग में उनका निवास स्थान था। कहाँ था? पूर्वी भाग में। जबकि नाथ अक्सर लोग कहाँ थे? तो ये लोग पश्चिमी भाग में थे। ठीक है, पश्चिमी भाग में थी और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान था। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं, जो प्रथम सिद्ध थे ना उनका नाम था सरहप्पा। सरहप्पा जो थे ना वो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बौद्ध सिद्ध है ना इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 7 नंबर, इन रचनाओं की उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो जो विजय पाल रासो है ना वो अपभ्रंश में लिखा गया है।
विजयपाल रासो कहाँ लिखा गया? अपभ्रंश में लिखा गया है। देखिए चर्या गीत जो है ना वो सिद्धों और बौद्धों का है, तो ये तो संधा भाषा में रहेगा, ठीक है। तो चर्या गीत जो है वो संधा भाषा में है, ठीक है, क्योंकि सिद्धों और बौद्धों की भाषा क्या थी? संधा थी, तो चर्या गीत उनका ही है। विद्यापति पदावली, अभी इसके पहले सवाल में हम लोग बात कर चुके हैं कि विद्यापति की जो पदावली है मैथिली में लिखी गई है, यानी कि सी का 4 होगा, ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो जो है ना वो हिंदवी में लिखा गया है, इसलिए तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से हो गई। अब हम मिलाएंगे कि ए का 2 किस ऑप्शन में है। तो ए का 2 आप देख सकते हैं सी में है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है, और ये रहा 8, ठीक है। 8 का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है, यानी हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है कब से माना जाता है। देखिए इसका तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लीजिए जो कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले मैं एक पूरे हिंदी का विकास का ही आपके पास एक खाका तैयार कर दूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था? वैदिक संस्कृत था, ठीक है, वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत के बाद से लौकिक संस्कृत आया। वैदिक संस्कृत के बाद से क्या आया? लौकिक संस्कृत आया। तो अभी तो संस्कृत ही है, हिंदी थोड़ी ना हुआ है, तो इसको तो हम वो अवस्था या आविर्भाव तो मान नहीं सकते हैं। तो पहले क्या है? वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, उसके बाद से पाली आया, ठीक है। पाली के बाद से फिर प्राकृत आया, प्राकृत तक भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, प्राकृत के बाद से अपभ्रंश आया, ठीक है, अपभ्रंश आया, ठीक है। और अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली आया, या आधुनिक हिंदी भी उसको कहते हैं, खड़ी बोली हुआ या आधुनिक हिंदी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब पाली खुद का अपने में एक भाषा है, ठीक है, प्राकृत खुद का एक भाषा है। तो अगर जो अभी हिंदी चल रही है तो उस हिंदी को हम देखते हैं कि अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है, यानी प्राकृत, ये जो प्राकृत है इसका अंतिम या अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव या शुरुआत माना जाता है। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं 9 नंबर सवाल में। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में आप देख सकते हैं बी क्वेश्चन जो है इसका सही है, स्वयंभू थे। तो स्वयंभू जो राइटर थे ना उनको प्रथम अपभ्रंश का कवि माना जाता है। अब थोड़ा इनका हम देख लेंगे, लेकिन नहीं, सॉरी गलत है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हेमचंद्र को माना जाता है। कह रहा हूँ कि थोड़ी सी कहीं डाउट हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, जो अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में हेमचंद्र को माना जाता है। और हेमचंद्र के बारे में हम पहले थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। तो हेमचंद्र जो है इन्हें प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है, प्रकृत का। और इनके प्रमुख रचनाएं हमने पिछले सवाल में देख चुके हैं। प्रकृत का पाणिनि नहीं, पाणिनि होगा, ठीक है। जैसे कि संस्कृत व्याकरण के ये जनक माने जाते हैं पाणिनि, तो उसी तरह से हेमचंद्र जो है ना अपभ्रंश के ग्रामर का या व्याकरण का अच्छा खासा रचना किए हैं। शब्दानुशासन है, इनके 3-4 रचनाएं हैं जो कि पिछले समय हम बता चुके हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख लीजिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं, ये सब तो आपको याद ही होने चाहिए। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 10 का। अब हम बात कर लेते हैं 11 जो है क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन साहित्य में राजस्थान के अंदर 2 तरह की भाषा, एक पिंगल एक डिंगल। तो देखिए वीर काव्य की जो भी रचना हुई है ना वो डिंगल में हुई है, ठीक है। डिंगल और पिंगल में जो है ना, डिंगल में उसकी रचनाएं हुई। ऑप्शन सी सही है। बुंदेली उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का आसपास का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। पिंगल राजस्थान में ही बोला जाता है, लेकिन इसमें वीर रस प्रधान काव्यों की संख्या कम पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि हेमचंद्र का जो व्याकरण की पुस्तक है उसका क्या नाम है? शब्दानुशासन है। और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1939 इनकी प्रमुख पुस्तक है। सरहपाद का जो चर्या गीत है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और स्वयंभू का बात कर लेते हैं तो स्वयंभू की बहुत से स्वयंभू छंद हैं, पयुमचर्यू हैं और करके ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला है 13, खालिक बारी किसकी रचना है? मैं आपको बता चुका हूँ, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि इनकी कव्वाली के जनक, सितार के जनक। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी रचनाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो दो गज़लें, सुखलें, ठीक है, और खालिक बारी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कौन सा युग्म संगत है यानी कि सही है। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं। तो बिसल देव रासो नरपति नाला, ये सही है। ठीक है, अगला है खुमार रासो, तो ये जगनिक नहीं है। खुमार रासो के मैं आपको बताया, खुमार किसको होगा? जो दल में होगा। ठीक है, अकेला आदमी के अंदर खुमार और एटीट्यूड नहीं आ सकता है, जो दल में होगा उसी को आएगा। तो दलपत विजय क्या होगा? इनके राइटर के नाम होगा। ठीक है, विजय पाल रासो, तो विजय पाल रासो के जो लेखक हैं वो हैं नरसिंह भाट। नरसिंह भाट इसके राइटर हैं। ठीक है, नरसिंह भाट। ठीक है, परमाल रासो के दलपत विजय नहीं है, जगनिक हैं। कौन है? जगनिक हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संगत है यानी सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन फिर आ गया 15 नंबर क्वेश्चन, जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले ही किए थे कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। तो अगर देखिए डिंगल और पिंगल दोनों की हम बात कर लें तो दोनों का साहित्य तो राजस्थान से ही है, लेकिन डिंगल जो है ना राजस्थान में वीर रस प्रधान काव्य इस भाषा में लिखे गए हैं और यहाँ डिंगल ही पूछ रहा है, तो राजस्थानी साहित्य से इसका संबंध है। ठीक है, अब अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि पूछ रहा है रासु। देखिए रासु शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो भी हिंदी साहित्य के अलग अलग विद्वान हैं सबका अलग अलग मानना है, लेकिन रासु का उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के वह स्तंभ हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है और ना ही हम कुछ अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रामचंद्र का जो इतिहास इनकी पुस्तक है जो कि 1939 में इन्होंने लिखा था, इस पुस्तक को आपको 1 लाइन बाई लाइन खोल करके पी जाना है। और ये पुस्तक यदि आप अच्छा खासा पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी साहित्य में आपको कहीं से कोई समस्या आने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 शुरू होता है। यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है कि आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसमें अगर इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो ये सही होगा 17 का। ठीक है, क्योंकि भरतेश्वर बाहुबली रास की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 1184 में लिखा गया था। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं नेमिनाथ रास का तो वो 1213 में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा भरतेश्वर बाहुबली रास का होगा। और इसके जो राइटर है ना वो इसका तो स्पष्ट नहीं मिल रहा है कि ये कब लिखा गया था, लेकिन राइटर का जो उत्पत्ति है वो मिलता है 11वीं सदी के आसपास का, तो ये बीच का ही हो सकता है और ये बाद का ही है। तो संगीत रत्नाकर सबसे बाद में है, जो कि यहाँ संगीत रत्नाकर पहले है। ठीक है, यहाँ भी बाद में है, लेकिन यहाँ पे स्थूलिभद्र जो है वो थोड़ा सा बीच में होने के कारण। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 17। अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? 18 नंबर क्वेश्चन जो होगा और इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं शताब्दी के हो जाएंगे। अब देखिए ना पुष्यदंत के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो इसमें हम दो ही मत मुख्य रूप से देख लेंगे। तो शिव सिंह सेंगर जो है ना एक हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा है। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर जो है ना उनके अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था ना वो 7वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 7वीं सदी में। और एक और विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, SPD, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो इनकी प्रमुख पुस्तक है 1940 में लिखा गया था। तो SPD जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मानना है कि पुष्यदंत का जन्म जो हुआ था ना 9वीं सदी में हुआ था, लेकिन जो सभी अन्य विद्वान हैं यानी कि सर्वमान्य मत की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो 10वीं सदी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10वीं सदी ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का सी सही हो जाएगा। अब हम फिर यहाँ बात कर लेते हैं रचना 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है,
और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुबलय मालय कथा। ठीक है, इसको हम पहले इधर लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने से आपके एक नोट्स अच्छे बन जाएंगे, और जब नोट्स अच्छे बन जाएंगे तो आप खुद ही सजा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं उससे आपका, और मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स का, नीट साहित्य के जितने चैप्टर्स हैं सबका मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। मैं अपने इस चैनल पर केवल क्वेश्चन ही लाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या था, कुबलय माला कथा। तो ठीक है, तो ये लिखते हैं कुबलय मालय कथा। ठीक है, तो कुबलय मालय कथा जो है यह 9वीं सदी में लिखा गया था, 9वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है, अच्छा, इसके राइटर कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। उदतन सूरि कौन है, उदतन सूरि जो है कुबलय माला कथा के राइटर हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला है राउलवेल। तो राउलवेल के राइटर जो हैं रोड कवि हैं, राउलवेल। रोड जो रोड सड़क होता है ना, रोड कवि, लेकिन आप उससे कोरिलेट ना करेंगे। राउलवेल जो है इस सबसे पहले लिखा गया था 10वीं सदी में। कब लिखा गया था ये, 10वीं सदी में। ठीक है, इसके लेखक कौन है, रोड कवि इसके राइटर हैं। ठीक है, अगला हमारा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये तो ऐसे रहेगा, उक्ति व्यक्ति, ये भी ऐसे रहेगा, व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये लिखा गया था 12वीं सदी में, ये 12वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है, और इसके राइटर जो है ना दामोदर शर्मा है, दामोदर दिया है कई जगह, दामोदर शर्मा है इसके लेखक। ठीक है, अब हम फिर बात कर लेते हैं वर्ण रत्नाकर। तो जो वर्ण रत्नाकर हैं, ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 14वीं सदी में हुआ था, 14वीं सदी में हुआ था। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर। कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो आप ऐसे भी देख लीजिए, कह रहा है कि रचनाकाल की दृष्टि से, यानी इसकी रचना कब हुई थी। तो सबसे पहले तो कुबलय माला का हुआ था, तो कुबलय माला एक में तो एक में यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और जब एक में यहीं दिख गया तो सबसे पहले तो यही हो गया। उसके बाद ऐसे भी देख लेते हैं राउलवेल, तो राउलवेल 10वीं में हुआ, 9वीं के बाद 10वीं, फिर 12वीं उक्ति। तो 19 का सवाल क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों ने तैयारी होकर सीरियस होकर के किया होगा, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े से सिलेबस पढ़े होंगे, तो उनको आइडिया लग रहा होगा कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन जो है, 20 नंबर आप देखिएगा, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कौन कवि ने क्या लिखा है उसके साथ करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पहला क्या दे रहा है, स्वयंभू। ठीक है, तो स्वयंभू की जो है ना, इसका जो पुस्तक का नाम है पयुम चरियू है, पयुम चरियू। ठीक है, ये रामायण का ही एक प्रकार है। ठीक है, अब आता है पुष्पदंत। ठीक है, पुष्यदंत। तो पुष्यदंत के जो रचना है उसका नाम है महापुराण इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, फिर अगला है हमारा अब्दुल रहमान, तो इनका संदेश राशक है, मैं अभी एक बार आपको पास चर्चा किया था, और ये पुस्तक जो है अवहट भाषा में लिखी गई है, अपभ्रंश में लिखी गई है, संदेश राशक। ठीक है, अब आता है सबरपा का मैंने बात किया था कि चर्यापद किसका रचना है, तो सबरपा का है चर्यापद। ठीक है, चर्यापद किसकी है, सबरपा का है। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो जैसे कि ऑप्शन सब देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो पयुम चरियू किस ऑप्शन में है, 2 में है, यानी कि ए का 2 मात्र एक ही में है, बी में है, तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आप अपने नोट में नोट कर लिए और उसको याद करिए, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, बनता है। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, और कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए, यानी कौन से किसके रचनाकार हैं, इसको करना है। अब हम बात कर लेते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं, इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की थी। तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है, और दामोदर भट्ट जो हैं, दामोदर भट्ट या दामोदर शर्मा कह लीजिए। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, इसके पहले आपको लिखवाए हैं, ध्यान दीजिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, दामोदर भट्ट। अच्छा, बीसल देव रासो की कौन है, नरपति नाला है, सीका थेरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक और है राउलवेल, जैसे रोड कवि, मैंने अभी आपको चर्चा किया था,
तो इसके लेखक कौन है? राउल वेल है। सॉरी, राउल वेल के लेखक कौन है? रोड का भी है। तो ये ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ कहाँ सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया। और ए का वर्ण रत्नाकर किस में है? तो वर्ण रत्नाकर 4 में है। तो ए का 4 हम देखेंगे किस किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ए का 4 मुझे पहले में ही दिख रहा है, तो 21 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन जो है, आप यहाँ से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोरखवाणी के संपादक हैं। तो गोरखवाणी जो है उसके संपादक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दृष्टि आईएएस का जो गाइड है नेट वाला, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 22 का डी ऑप्शन पीताम्बर दत्त बथडवाल जो है। देखिए, ये नेट दिसंबर 2022 में 2012 में पूछा गया है। और मैं जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने के लिए लाया हूँ वो सब ऑलरेडी पूछे गए हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चनों से आपको हम आबरू कराएं और जानकारी दिलवाएं, आबरू नहीं मतलब वो जानकार दिलवाएं, ताकि आप इसको कर पाएँ। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। तो 23 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, जस्ट आ गया। हाँ, 23 नंबर जो है देखेंगे, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय। ठीक है, ये उक्ति है, किसकी है? ठीक है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय, और कुछ ऐसा करके भोर मतलब ऐसा रैन गए भोर, इस तरह करके हैं। ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये इनकी है। अगला है 24, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। यानी कि इनकी रचना जो खालिक बारी है वो क्या है? तो खालिक बारी एक डिक्शनरी का नाम है। क्या है? खालिक बारी जो है क्या है? डिक्शनरी है। तो कौन सा डिक्शनरी है? फारसी हिंदी शब्दकोश की डिक्शनरी है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर। और 24 नंबर आप यहाँ से देखेंगे कि समीक्षक ने या आलोचक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का एक रूपक माना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी सही होगा, आनंद कुमार स्वामी। तो जो आनंद कुमार स्वामी है उसने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। मैंने आपको बताया था कि पदावली में जो भगवान शंकर हैं और माता दुर्गा हैं, इनके जो कुछ स्तुति पदों का वर्णन है। अगला 26 जो है देख सकते हैं, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में किस पर पड़ा है? तो जो हठ योग है ना, ये जो नाथ संप्रदाय के लोग थे ना, यही हठ योग अपनाते थे। ये ऐसी ऐसी हठ योग के द्वारा तपस्याएं करते थे। ठीक है, तो इनका प्रभाव ये पॉसिबल ही है। देखिएगा भी कि गोरखनाथ की रचना में देखिएगा, क्योंकि नाथों में यहाँ ऑप्शन और प्रसिद्ध ये दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन जो है, काल के अनुसार निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार कीर्तियों का सही अनुक्रम देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कीर्ति हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, और उसको पहले लिखते हैं कि वो कब कब की रचनाएं हैं, और ये लिख देने से आपको एक फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो यहाँ से हम छोटे छोटे अक्षरों में लिखना शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खुमान रासो का। ठीक है, खुमान रासो के बारे में बात कर लेते हैं। तो खुमान रासो कब लिखा गया था? तो खुमान रासो जो है वो 9वीं सदी में लिखा गया था, 9वीं सदी। और आपको अभी बताया खुमान रासो के लेखक कौन होंगे? खुमान किसको होगा? जो दल में होगा। ठीक है, तो दलपत विजय होगा। अगला ऑप्शन क्या है? बिसल देव रासो। तो इसका हमने आपको बताया था कि नरपति नाला जो है इसके राइटर होंगे। ठीक है, तो बिसल देव रासो जो है ये कब लिखा गया था? तो बिसल देव रासो जो है 12वीं सदी में लिखा गया था, ये 12वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है, अब इसके बाद से अगला हमारा है अगला ऑप्शन क्या है? चंदन बाला रास। तो चंदन बाला रास जो है, चंदन बाला रास ये लिखा गया था आपको 1200 ईस्वी में। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? आसगु कवि, आसगु कवि इसके राइटर हैं। ठीक है, फिर हमारा एक चौथा आता है पयूम चरिऊ। कौन आता है? पयूम चरिऊ। ठीक है, तो पयूम चरिऊ जो लिखा गया था ना, वो लिखा गया था आपको 783 ईस्वी में। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? स्वयंभू है। कौन है? स्वयंभू। ठीक है, इसके लेखक पयूम चरिऊ का कौन सा है? स्वयंभू है। तो पूछ रहे रचना काल के, तो सबसे पहले देख रहे हैं 783 ईस्वी, सबसे पहले इसको लिखा गया था पयूम चरिऊ। और ऑप्शन एक में पयूम चरिऊ किसमें है? मात्र सी में है। तो पयूम चरिऊ ये वाला जो सी ऑप्शन होगा। देखिए, नेट की एक विशेषता ये है ना कि आपको बस ज़्यादा नहीं पकड़ना है, एक चीज़ पकड़ने से ही आंसर निकल जाता है। अभी जो एनटीए है उसका ज़्यादा कोई लेवल नहीं है, क्योंकि जिस दिन लेवल हो जाएगा ना उस दिन पयूम चरिऊ कम से कम 2 में दे देगा, फिर समस्या बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए पयूम चरिऊ सबसे पहले है और पयूम चरिऊ एक ही ऑप्शन में है, तो स्वाभाविक है कि 27 का सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किस विषय का है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह यहाँ से आपके सही ऑप्शन हो जाएगा 28 का डी। ठीक है, 28 का डी से हो जाएगा, वो व्याकरण पुस्तक है। अगला हमारा पुस्तक सवाल है 29 नंबर, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। तो हम इनको यहाँ देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रयास में हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी हेमचंद्र। और हेमचंद्र का जो समय है वो 1088 ईस्वी है। ठीक है, और सबरपा, सरहप्पा, स्वयंभू ये लोग सब 900 ईस्वी, जो 900 ईस्वी सन के आसपास के हैं ये लोग। ठीक है, और ये 1088 के हैं, तो लगभग 900 या 800 के आसपास के हैं। तो ये 8वीं शताब्दी के या 900 के आसपास रहेगा तो 8वीं शताब्दी ही माना जाता है। तो हेमचंद्र जो है लगभग ये 11वीं के माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 8वीं के नहीं है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। मैथिली भाषा का पुरानी और कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर जो है ना, ज्योतिश्वर ठाकुर इसके राइटर हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार हैं। ये पुस्तक जो है ये किसमें है, मैथिली में लिखा गया है, और मैथिली की ये प्राचीनतम पुस्तकों में से, ग्रंथों में से एक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 31 नंबर, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था। 31 नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देख सकते हैं 31 का डी हरप्रसाद शास्त्री सही है। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया था। 32 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। तो 32 का जो अपभ्रंश है ना, सी अपभ्रंश, तो दोहा या दोहा जो है हाँ अपभ्रंश का ही भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि दोहा या दोहा शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, तो अपभ्रंश से लिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है। तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये इंपॉर्टेंट है, और रामचंद्र शुक्ल के कथन को तो आपको याद रखना है क्योंकि वो एग्जाम में अक्सर कहीं से कहीं पूछे जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं एग्जाम में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, आप यहाँ से देख लीजिएगा। संदेशों सविथरों पई मई कहड़ू न जाई, जे कालांगुली मुंदड़ों सो बाहरी समाई, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो जो 34 नंबर है